नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन की करेंगे बातचीत। साथ ही जानेंगे कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर अदालत ने क्या फैसला सुनाया और आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए क्या है अच्छी खबर, वो भी आपको सुनाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दुनिया को कोविड से मुकाबला करने में हर मुमकिन मदद करेगा भारत। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। WTO और WHO में सुधार की मांग। विधायी संस्थाओं में जन भागीदारी पर लोकसभा अध्यक्ष का जोर। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में CPA इंडिया रीजन जोन सम्मेलन में संबोधन। कहा, विकास की मुख्य धारा का प्रमुख हिस्सा बना पूर्वोत्तर। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान। 24 मई को जारी होगी अधिसूचना। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई। 10 जून को होंगे चुनाव। देश के औद्योगिक उत्पादन में इजाफा। मार्च में 1.9% बढ़ा उत्पादन। माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के चलते वित्त वर्ष 2021-22 का औद्योगिक उत्पादन 11% के पार। और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने रानिल विक्रमासिंघे। संसद को और सशक्त बनाने के लिए सहमत। राष्ट्रपति गोतबाया। पूर्व प्रधानमंत्री राजपक्षे के देश छोड़ने पर लगी पाबंदी। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान संयुक्त दोनों नेताओं ने कौशल आधारित सहयोग को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होंगे। वो 15 मई को पदभार संभालेंगे। निवर्तमान CEC सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हो रहा है। अधिसूचना सार्वजनिक करते हुए विधि मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान और ड्रिप विस्तार की समीक्षा की गई। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ सीमा पर मौजूद सुरक्षा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लद्दाख सेक्टर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उत्तरी कमान के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें वहां की स्थिति से अवगत कराया। सुप्रीम कोर्ट ने LIC के कुछ पॉलिसी धारकों की तरफ से दायर याचिकाओं पर अंतरिम राहत देने और LIC के IPO के तहत शेयर आवंटन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इन याचिकाओं पर केंद्र और LIC को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने कोविड रोधी टीकों की एहतियाती खुराक के लिए मानदंड में ढील देते हुए विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों को निर्धारित 9 महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले ही गंतव्य देश के दिशा निर्देशों के मुताबिक खुराक लेने की अनुमति दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि ये नई सुविधा जल्द ही कोविन पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड को लेकर किए गए अपने नवीनतम आंकलन में कहा है कि अमेरिका और अफ्रीका को छोड़कर दुनिया के दूसरे हिस्सों में संक्रमण के नए मामलों में कमी आ रही है। संगठन ने कहा कि अमेरिका में संक्रमण के मामलों में 14% और अफ्रीका में 12% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नेपाल के अपने समकक्ष शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर लुम्बिनी जाएंगे। वो लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन देने का समर्थन करता है, जिससे यूक्रेन में रूस के आक्रमण के बीच गठबंधन के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। पड़ोसी देश स्वीडन भी आने वाले दिनों में नाटो में शामिल होने का फैसला कर सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव में तब्दील हुआ चक्रवाती असानी और कमजोर हो गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है।
अगले 24 घंटे के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर अब से थोड़ी देर पहले दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़ा है। भारत में करीब 90% वयस्क आबादी और 50 मिलियन से अधिक बच्चों को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत इस साल 5 बिलियन खुराक का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ओर से दुनिया के जरूरतमंद देशों को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत ने 98 देशों को 200 मिलियन कोविड वैक्सीन की डोज सप्लाई की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने WTO और WHO में सुधार पर भी जोर दिया है। We must build a resilient global supply chain and enable equitable access to vaccines and medicines. WTO rules, particularly TRIPS, need to be more flexible. WHO must be reformed and strengthened to build a more resilient global health security architecture. We also call for streamlining WHO's approval process for vaccines and therapeutics to keep supply chains stable and predictable. WTO और WHO में सुधार पर जोर दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, कोविड से निपटने के लिए सभी देश आगे आ रहे हैं और उसमें कितना महत्वपूर्ण है आज का सम्मेलन? जैसा कि हम देख रहे हैं कि दूसरी बार इस तरीके से वर्चुअल सम्मेलन हो रहा है और इस पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी है और मदद के लिए वो आगे भी आए हैं। सम्मेलन है क्योंकि देखिए अभी जो कोविड नित्य नए नए रूप लेकर आता है और अभी तक कि बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि कोविड पूरी तरह खत्म हो जाए। और जहां तक कि आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका और अफ्रीका में कोविड में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है और जब एक देश से दूसरे देश में लोगों ने जाना शुरू कर दिया है तो ऐसे में अन्य देशों में भी और तेज़ी से नहीं फैलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी ओर इशारा करते हुए कहा कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो आपूर्ति श्रृंखला है, वो आपूर्ति श्रृंखला का विकेंद्रीकरण हो, ताकि अगर ऐसी हेल्थ इमरजेंसी बाद में कभी आती है, लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है या अचानक किसी देश में संकेंद्रित हो जाता है कोविड, वैसे में वहाँ की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं हो या एक देश में अगर कोई बाधा होती है तो दूसरे देश में कोई बाधा नहीं हो। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही ये बोलते रहे वन वर्ल्ड वन हेल्थ, मतलब कि कोविड ने न सिर्फ कोविड बीमारी बल्कि इसकी आड़ में कोविड ने पूरी दुनिया के जो हेल्थ सिस्टम है उस हेल्थ सिस्टम को भी आईना दिखा दिया कि कहाँ बहुत विकसित देशों में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगहों पे मानते ये हैं कि वहाँ है स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद जब कोविड महामारी आई तो वहाँ लगा कि वहाँ भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है चरमरा कर गिर गई हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह आगे आने वाली हेल्थ इमरजेंसी में उसके लिए पूरी दुनिया को तैयार रहने की जरूरत है। और उसके अलावा WTO जो कि कह सकते हैं कि व्यापार के कई नियम कानून बनाता है, WTO को भी अपने व्यापार के नियम कानूनों में इस तरह से शिथिलता देने की जरूरत है ताकि जो अन्य देश है वो भी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला में, उत्पादन श्रृंखला में शामिल हो। और WHO को ऐसे तरीके से अपने जो अप्रूवल रेट है उस अप्रूवल की जो नियमावली है उसमें ऐसे प्रावधान करने चाहिए ताकि दुनिया में तरह तरह के जो अनुसंधान हो सकते हैं कोविड जैसे महामारी को रोकने के लिए, उस अनुसंधानों को भी प्रोत्साहन मिले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यह सम्मेलन निश्चित तौर पे एक ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के कुछ देश यह समझ रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक खत्म हो गया, लेकिन कुछ देशों में अभी भी बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। दीक्षा कोहली, बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश आपने ये बात कही वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, क्योंकि हम सब ने देखा कि किस तरीके से कोविड ने हम सबको झकझोर कर रख दिया। ऐसे में हम अनमास्क्ड लाइफ से जो की तरफ बढ़ रहे हैं, मास्क हम छोड़ते जा रहे हैं, अनमास्क की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द हम वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएं और बहुत जल्द हम कोविड मुक्त हो जाएं और पूरी दुनिया कोविड मुक्त हो जाए। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
किसी भी सरकारी योजना में जब 100% लक्ष्य हासिल कर लिया जाता है तो इससे तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही। इस समारोह का आयोजन भरूच जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख सरकारी योजनाओं के 100% लक्ष्य पूरा होने के अवसर पर किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के पिछले 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। उनकी सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि कोई भी हकदार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना रह जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जानकारी के अभाव में अक्सर बहुत से लोग योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। तुम्हारी जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। और सरकार की तरफ से जो मदद आपको मिल रही है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप अपने शारीरिक जो पीड़ा है उसको शक्ति में बदल रहे हो और बेटियों को डॉक्टर बनाना और बेटी के मन में विचार आना कि पिताजी की इस पीड़ा ने मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी। चलो याकूब भाई, તમને તમારા પરિવારને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विविधता से भरे पूर्वोत्तर की चुनौतियों से निपटने और सतत विकास हासिल करने के लिए एक कार्य योजना तैयार किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। ईटानगर में विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय जोन 3 के 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी में लोकतंत्र के प्रति आस्था को बढ़ाना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। क्या कुछ कहा ओम बिरला ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज समय परिवर्तन हुआ है। आज इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सरकार की बातचीत, चर्चा, संवाद के कारण इन सारे इलाके के अंदर जहां उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है, वहीं उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त करने में इस विधायी संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विशेष रूप से योगदान रहा है। वहीं राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने कहा कि म्यूजियम में जिस तरह से लोकल फॉर वोकल को चित्रित किया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। उत्तर पूर्व राज्यों के पीठासीन अधिकारियों को साथ लाकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा एक सराहनीय कदम है। 2014 के बाद पूर्वोत्तर के सर्वांगीण विकास के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या कुछ कहा हरिवंश ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह महत्व दें, यह बहुत आवश्यक है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के कला संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव के लिए अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी। मतदान 10 जून को होगा। जरूरत पड़ने पर मतदान समाप्त होने के 1 घंटे के बाद मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश में 11 सीटें खाली हो रही हैं। वहीं तमिलनाडु, महाराष्ट्र से 6-6, बिहार से 5, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक से 4-4 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश और ओडिशा से 3-3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हरियाणा से 2-2, उत्तराखंड से 1 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस नेता अंबिका सोनी, जयराम रमेश और कपिल सिब्बल और बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र प्रमुख हैं। वहीं वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर जिला अदालत का फैसला आ गया है। अदालत ने मस्जिद में सर्वे करने की इजाजत दी है और इसके लिए 17 मई से पहले का समय तय किया गया है। वहीं कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने बुधवार को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले शुक्रवार को सर्वे और वीडियोग्राफी का काम किया जा रहा था, जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया। सबसे पहला आदेश जो कमिश्नर चेंज करने की बात थी उस पर आदेश आया है। अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर रहेंगे, उनके साथ विशाल सिंह लगाए गए और कमीशन की कार्रवाई निर्भीकतापूर्वक चलेगी। 8 बजे से 2 बजे तक चलेगी।
इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। खंडपीठ ने याचिका पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है। लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई याचिका में इतिहास को स्पष्ट करने के लिए ताजमहल के बंद 22 कमरों को भी खोलने की मांग की गई थी। एकेडमिक इशू है और ये इशू जो है हिस्टोरियंस और एकेडमिक्स इशू है, तो हम जो है कॉम्पिटेंट नहीं है इस बात को सुनने के लिए और इस बात पे कोई वर्डिक्ट देने के लिए। डिसमिस कर देंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें अपने यहाँ से इन्होंने डिसमिस कर दिया है। हिंदी समाचार के बुलेटिन आज की खबर को आप टेलीविजन के अलावा सनसेट टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। ये बुलेटिन सनसेट टीवी के यूट्यूब और फेसबुक पर भी उपलब्ध है। साथ ही सनसेट टीवी कू, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस पर भी उपलब्ध है। आप सनसेट टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबरें राज्यों से जुड़ी हुई, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों में श्रीलंका और यूक्रेन युद्ध की बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय विधान परिषद में विधान के मसौदे पर चर्चा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने माना कि वर्तमान कानून को पूरी तरह हटाना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक वर्तमान कानून विधान के प्रावधानों से असंगत होंगे, उनका खंडन हो जाएगा। निस्संदेह इस देश का शासन इस पर निर्भर है कि इस समय प्रवृत्त कानून बने रहें। यदि वर्तमान कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए तो सारा शासन छिन्न भिन्न हो जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति की शुरुआत करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। सम्मेलन के दौरान स्टार्टअप से जुड़े विभिन्न सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। स्टार्टअप के क्षेत्र में नए प्रचलनों और नवोन्मेषों पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सरकार ने पिछले 8 वर्षों में शहरी विकास योजनाओं पर करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 10 साल में ये राशि सिर्फ 1.57 लाख करोड़ रुपए थी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के 3 दिवसीय प्रदर्शनी में भारत टैप की शुरुआत करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य में और जिले बनाने की जरूरत है। सिविल सेवा अधिकारियों के साथ बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि वर्तमान में 23 जिले हैं और उनका क्षेत्रफल बहुत अधिक है। ऐसे में उन्हें विभाजित कर जिलों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल के खुमान लंबक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत की। चैंपियनशिप 22 मई तक चलेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन से जुड़े मामले पर अपनी बात रखी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने पहले बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। विरोध प्रदर्शन बढ़ने के बाद पुलिस ने पानी की बौछार कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। झारखंड सरकार ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार खनन सचिव पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पूजा सिंघल को बुधवार देर शाम गिरफ्तार कर रांची के बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में रोजाना राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किया है।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आज भी जारी रहा। निगम ने KN काटजू मार्ग रोहिणी में अभियान चलाकर अस्थायी निर्माण को हटाया। वहीं मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची टीम को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। असम के डालूचाय बागाना में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाने के लिए कछार जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। JCB से चाय बागान को हटाया गया। हालांकि इस दौरान अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। ओडिशा के राउरकेला शहर में बाहरी क्षेत्र सुंदरगढ़ में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। इसकी क्षमता 20,000 दर्शकों की होगी। इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रखा गया है और ये अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर 21 मई को होने वाली NEET PG परीक्षा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। IMA ने कहा कि नीट PG परीक्षा 2022 की तारीख और नीट PG 2021 की काउंसलिंग के पूरा होने के बीच का अंतर इतना कम है कि इस तरह की अत्यंत कठिन परीक्षा की तैयारी करने के लिए उम्मीदवारों को बहुत कम समय मिलता है। ऐसे में उम्मीदवारों के हितों को देखते हुए नीट PG परीक्षा स्थगित की जानी चाहिए। देश का औद्योगिक उत्पादन मार्च 2022 में 1.9% बढ़ा है। मार्च 2022 में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 0.9% की बढ़ोतरी हुई। वहीं खनन उत्पाद 4% और बिजली उत्पादन 6.1% बढ़ा। मार्च 2021 में औद्योगिक उत्पादन 24.2% बढ़ा था। वित्त वर्ष 2021-22 में औद्योगिक उत्पादन में 11.3% की बढ़ोतरी हुई। मार्च 2020 में कोरोना वायरस महामारी की वजह से औद्योगिक उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। देश में इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून समय से पहले आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली मौसमी बारिश 15 मई को होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के 15 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग को समय से पूर्व मानसून आने की अनुकूल परिस्थितियां बनने और इसके केरल के ऊपर और फिर उत्तर की ओर बढ़ने के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। सामान्य रूप से केरल में मानसून का आगमन 1 जून को होता है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। संकट से जूझ रहे श्रीलंका को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी रानिल विक्रमसिंघे को मिली है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। रानिल विक्रमसिंघे को सत्तारूढ़ श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना मुख्य विपक्षी दल SJB के एक वर्ग और कई अन्य दलों ने संसद में अपना समर्थन व्यक्त किया है। इसके पहले विक्रमसिंघे 4 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। इस बीच श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर तनाव के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा कि देश की संसद को और सशक्त बनाने के लिए संविधान में संशोधन किए जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि नई सरकार को अपना नया कार्यक्रम और नीतियां पेश करने और देश को आगे ले जाने का अधिकार दिया जाएगा। वहीं श्रीलंका की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, उनके बेटे नमल राजपक्षे और 15 और लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। ये रोक पिछले सप्ताह कोलंबो में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हुए हमले की चल रही जांच के मद्देनजर लगाई गई है। वहीं रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को बढ़ाने को लेकर जापान और यूरोपीय संघ राजी हो गए हैं। दोनों देशों के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस युद्ध के असर को लेकर चिंताएं जताई हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल के साथ टोक्यो में बातचीत की। और आज की खबर में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।